अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द मैथमेटिकल मेथड टू ट्रांसफॉर्म physical quantities measured in one frame of reference into another frame of reference। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की स्टडी अच्छी तरह से समझ गए हैं तो अब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कन्वर्जन। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की मेजर की हुई चीजों को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की अंदर कन्वर्ट करना। इस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फर्ज कर लें कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया, अब उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। आपको लग रहा होगा कि ये तो फर्स्ट ईयर के जो पहला चैप्टर है यूनिट कन्वर्जन उस जैसा लग रहा है। हाँ, उस जैसा है, वैसा हूबहू नहीं है, पर जो मेथड यहाँ पर होगा वैसा ही होगा। और ये जो मेथड होगा ये बिल्कुल मैथमेटिकल होगा। और यहाँ पर देखें कि इस मैथमेटिकल मेथड को हम बाय डायग्राम कैसे समझते हैं। पहले यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी चीज जो डिफाइन की जाए या जिसके लिहाज से मोशन को डिफाइन किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ऐसा करें, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप सोचें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ऐसा सोचें कि हमारे पास एक बंदा खड़ा है यहां पर और दूसरा बंदा यही इसी जगह पर खड़ा हुआ है। दो बंदे एक जगह पर खड़े हुए हैं। आप बजाय उनको इस तरह से ड्रा करें, इनको इस तरह से ड्रा करने की कोशिश करें कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और बीच वाली जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओरिजिन। बीच में हम ये कंसीडर करते हैं कि बीच में कोई बंदा खड़ा हो। अच्छा, फर्ज कर लिया कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चलो नाम दे देते हैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी जगह पर एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप सोच लें। ये हमारे पास एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसी जगह पर, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम दे रहे हैं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस प्राइम या एस डैश। अच्छा, इसकी जो एक्सिस होंगी ये एक्स प्राइम एक्सिस होगी, और ये वाई प्राइम एक्सिस होगी, और ये जेड प्राइम एक्सिस होगी। इसका ओरिजिन बीच में होगा। हमें पता है कि एक ही जगह हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तस्वर कर लिया है। एक ही जगह दो बंदों को तस्वर कर लिया है। अब जरा ये तस्वर करें कि हमारे पास ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अचानक मूव करने लग रहा है, और वो जैसे ही मूव करता है तो ये ड्राइंग कुछ इस तरह से हो जाती है। ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अच्छा, ये रहा हमारे पास दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे पास एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये उसकी एक्स प्राइम एक्सिस, ये वाई प्राइम एक्सिस, ये जेड प्राइम एक्सिस। अब जरा यहां देखें कि हमें पता है कि ये जो हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहे हैं। अच्छा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम दे रहे हैं एस, और दूसरे को नाम दे रहे हैं एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर देखें, इसका ओरिजिन ये है, इसका ओरिजिन ये है। अब जरा फर्ज कर लें कि यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पार्टिकल है, और इस जगह पर कोई इवेंट हो रहा है। यहां पर ऐसी लोकेशन है जहां इवेंट हो रहा है। फर्ज कर लें एनीथिंग व्हिच हैपेंस एट अ सर्टेन लोकेशन इज कॉल्ड एन इवेंट।
ये इवेंट है। यहाँ पर एक पॉइंट हम ड्रा कर रहे हैं, इस पॉइंट पर या सपोज कर लें यहाँ पर कोई बल्ब है या सेवर है या कोई भी चीज आप काउंट कर लें या सोच लें। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसकी अपनी वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी इसकी वेलोसिटी को हम u का नाम दे रहे हैं। अब ये सोचें कि अगर ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस पॉइंट का अगर हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर का फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है, r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर displacement of x square plus displacement of y square plus displacement of z square. This is the equation of the position vector. यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर मालूम नहीं करना, सो इस चीज को फिलहाल आप भूल जाएं। इक्वेशन याद हो, फिलहाल इसको यहाँ यूज नहीं करना, आगे चल के कभी ना कभी यूज करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर देखें ये पोजीशन वेक्टर है r, और इसके लिहाज से पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसके लिहाज से पोजीशन वेक्टर r2 होगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि पोजीशन वेक्टर्स को छोड़ दें, पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन ना करें, हमें डिफाइन करके दें इस पॉइंट की लोकेशन को, इसके सारे डायमेंशंस को डिफाइन करके दें, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? पहले आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, ये जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसकी बुनियाद लेंगे, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप आगे जाएंगे तो इस पॉइंट P तक जो मुफासला होगा उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम एस डैश की बात कर रहे हैं तो ये एस डैश फ्रेम, याद कर लें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस का नाम ले रहा है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा हमारे पास है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, यहां पर देखें कि अगर ये एस डैश या एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे जा रहा है तो ये मोशन में है, और ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस से दूर और इस पी के नजदीक आ गया है, जिस वजह से इससे अगर हम आगे जाएंगे तो यहां वाली दूरी, यहां से यहां वाली दूरी डिस्प्लेसमेंट जितना दिखाएगी वही डिस्प्लेसमेंट एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगा। इसको हम यहां पर एक्स प्राइम का नाम दे रहे हैं। सो हमारे पास एक पॉइंट का मुफासला मिला हुआ है, एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ है इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। मतलब ये कि अगर हम x को मालूम करना चाहते हैं, x क्या है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द डिस्प्लेसमेंट काउंटेड फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस टू द पॉइंट, द डिस्प्लेसमेंट इज x। और अगर आप एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रेफरेंस से काउंट करेंगे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे डिस्प्लेसमेंट इसका काउंट कर सकते हैं? यहां से यहां तक वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स डैश। क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं? जवाब है ये एक दूसरे से बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला मुफासला कम है और ये वाला मुफासला ज्यादा है। भला ऐसा क्यों है? तो हम कहेंगे कि ये जो दूसरा वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये पहले मोशन में आ गया था, जिस वजह से ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस से दूर हो गया है। और कितना दूर हो गया है? काउंट कर ले, फार्मूला अप्लाई करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो ये कितना दूर हो गया है? यहां से यहां तक वाला मुफासला कितना होगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ये इक्वेशन है ना डिस्प्लेसमेंट की, ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मोशन हो। मतलब अगर आप प्लस कर लें, अगर आप प्लस कर लें वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ये वाला मुफासला प्लस कर लें इस एक्स डैश से, तो टोटल मुफासला आपको मिल जाएगा। इस इक्वेशन को तो हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज कैसे करें? रीअरेंज ऐसे कर सकते हैं कि एक्स डैश इज इक्वल टू वीटी को यहां पर ले आए तो एक्स से माइनस हो जाएगा वीटी वाला फैक्टर,
अब यहां जरा देखें, हमें पता है कि ये जो हमने u लिखा हुआ है, u, व्हाट इज u? इट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। यहां पर देखें कि ये जो x डैश है, x डैश क्या दिखा रहा है? सीधी सी बात है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट काउंटेड फ्रॉम s प्राइम। अच्छा, ये भला x क्या दिखा रहा है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट काउंटेड फ्रॉम s फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या दिखा रही है? दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। मतलब ये मोशन दिखा रही है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का, एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये टाइम क्या दिखा रहा है? टाइम दिखा रहा है वो एक इवेंट यहां पर जो हुआ, यहां पर जो इवेंट हुआ, मतलब ये कि वो टाइम दिखा रहा है जिस टाइम में यहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां आ गया, इस जगह से इस जगह आ गया। मतलब ये टाइम अगर ना लगा होता तो मोशन भी ना हुआ होगा। मतलब ये वेलोसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। यहां पर ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट काउंटेड फ्रॉम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट काउंटेड फ्रॉम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस को एक दूसरे से इक्वेट किया हुआ है आपने, रिलेट कराया हुआ है आपने, पर किस टर्म के लिहाज से? इस t के लिहाज से। t क्या है? वो टाइम जो जिस टाइम की वजह जिस टाइम की वजह से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां से यहां आया। मतलब ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक टाइम को चूज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिलेट करवाने के लिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही टाइम ले रहे हैं। यहां पर एक ही टाइम है जो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की क्वांटिटीज को रिलेट करवा रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकेंगे कि आपके पास अगर कोई घड़ियाल हो, क्लॉक हो, और वो क्लॉक यहां पर भी हो और एक टाइम क्लॉक यहां पर भी हो, जितना टाइम इस क्लॉक में गुजरेगा उतना ही टाइम इस क्लॉक में गुजरेगा। मतलब अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम t काउंट हुआ है तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी टाइम t काउंट होगा, क्योंकि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए एक ही टाइम रिस्पॉन्सिबल है। यहां से एक बात पता चली, टाइम इज एब्सोल्यूट, टाइम इज एब्सोल्यूट। इसका मतलब है कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में टाइम नहीं तब्दील हुआ, एक इवेंट हुआ, उस इवेंट में दोनों का टाइम पीरियड सेम लगा। और दूसरी चीज हमने क्या यहां से जानी कि ये जो P पॉइंट है अगर मोशन में है भी तो किस मोशन में है? एक्स एक्सिस में है। भला देखें क्या ये y एक्सिस में है? जवाब है नहीं। अगर आप एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से y वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से यहां वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y डैश होगा, और दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। y और y डैश दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब y में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, मतलब y वाला डिस्प्लेसमेंट दोनों में काम का नहीं है। यहां पर मोशन सिर्फ और सिर्फ किस डायमेंशन में हो रहा है? x एक्सिस में। और देखें क्या यहां पर ये p पार्टिकल z एक्सिस में मूव कर रहा है? जवाब है नहीं। मतलब z एक्सिस वाली मूवमेंट दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में मूव कर रहा है, और जिस वजह से हमने ये देखा कि अगर ये मूवमेंट एक एक्सिस में हो रही है तो बाकी दोनों एक्सिस में वाली मूवमेंट चेंज नहीं होगी। और यहाँ पर अगर हम ये देखें कि भाई अगर x एक्सिस में मूवमेंट हो रही है तो y में या z में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अचानक इसका मास बढ़ नहीं रहा। अगर अचानक इसका मास बढ़ेगा तो इसकी ब्रेड्थ भी बढ़ेगी, इसकी हाइट भी बढ़ेगी, जिस वजह से y और z में भी चेंजिंग आएगी। मतलब इसका अचानक मास खुद ब खुद नहीं बढ़ रहा,
तो मास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये यहां से यहां तक वाली जो भी चीजें मैंने आपको बताई ये कहलाती हैं पास्चुलेट्स, पास्चुलेट्स ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। So what is Galilean transformation? Galilean transformation, it is a mathematical way to transfer one quantity in one frame of reference to another frame of reference. That's it. एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काउंट की गई क्वांटिटी को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तब्दील करने के तरीकेकार को हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आपने सिर्फ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाली चेंजिंग को बताया हुआ है, वेलोसिटी की चेंजिंग को नहीं डिफाइन किया। तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में देखें, वेलोसिटी के लिए हम कहेंगे कि हमें ये इक्वेशन तो मिली हुई है, x डैश the displacement counted from s dash frame of reference is equal to x the displacement counted into the s frame of reference minus vt। ये हमने देखा। यहां पर देखें, ये हमारे पास एक तरीकेकार है, ये जो वेलोसिटी है आप ऐसा कर लें, इस वेलोसिटी को आप u लिख लें। यहां पर अगर मैं यहां पर टाइम को डिवाइड कर लूं तो टाइम डैश लिखें या टाइम t लिखें, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम होगा वो t है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम होगा वो भी t है। अगर s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से टाइम को लिखेंगे तो t डैश लिखेंगे, पर कीमत दोनों की सेम रहेगी, डिवाइड बाय t। दोनों साइड्स को t से डिवाइड कर लिया, एक की कीमत से डिवाइड कर लिया, तो यहां वाला हिस्सा बन जाएगा v डैश और यहां वाला x अपान t, इसको ऐसा लिखा जा सकता है x अपान टी माइनस यू टी अपान टी। मैंने u इसलिए लिया क्योंकि यहां पर मुझे इसकी वेलोसिटी को डिफाइन करना था, जिस वेलोसिटी से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे आ रहा है वो वेलोसिटी v है इसके लिहाज से, तो इसके लिहाज से भी सेम वेलोसिटी होगी, तो मैंने उसको नाम क्या दे दिया, u दे दिया था। सो यहाँ पर u t में कैंसिल हो गया, x अपान टी v डैश इज इक्वल टू v, x अपान टी v माइनस u कौन सी वेलोसिटी है, इसके लिहाज वाली वेलोसिटी। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ये हमारे पास एक वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन है, मगर यहाँ पर हमने एक बात देखी है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वेलोसिटी v डैश है तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से एक वेलोसिटी को दूसरी वेलोसिटी से माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आगे जाने वाली वेलोसिटी से माइनस करना पड़ेगा, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इन द एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिल जाएगी। मतलब ये कि वेलोसिटी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर काउंट की जाएगी तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी मुख्तलिफ आएगी। यहां से नतीजा तो ये निकला कि अगर एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी आप काउंट कर रहे हो तो एस डैश फ्रेम मतलब दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या सेम वेलोसिटी आएगी, जरूरी नहीं, मुख्तलिफ आ सकती है। यहां पर तो यही है कि मुख्तलिफ आएगी, मतलब ये कि यहां पर वेलोसिटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुख्तलिफ होगी, मतलब यहां पर जो कीमत निकलेगी वेलोसिटी की यहां पर वो कीमत नहीं होगी। आगे देखें, अगर आप एक्सीलरेशन की बात कर रहे हो, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको कहूं कि एक्सीलरेशन कैसे मालूम करते हैं तो आपको एक इक्वेशन याद होगी, v2 माइनस v1 अपान में स्मॉल चेंज ऑफ द टाइम dt, डेरिवेटिव ऑफ द टाइम डेल्टा t। सो v2 माइनस v1 करना पड़ेगा आपको, और यहां पर आप v2 माइनस v1 कैसे करेंगे, यहां पर मैं एक डेरिवेशन करता हूं v2 माइनस v1 की। v2 आपको तो पता है ये v2 है, यहां पर कहीं भी डैश डैश नहीं है, मतलब ये कि आपको एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से एक्सीलरेशन मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है, तो यहां से आप v को चूज करेंगे या v डैश को, सिंपल बात है, आप v को चूज करेंगे। अगर v को चूज करेंगे तो u को यहां ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो v डैश प्लस u ये हो जाएगा। अच्छा, यहां पर v2 है तो यहां पर v2 डैश लिख दें, और इसी तरह v1 होगी यहां पर, तो v1 के लिए v1 डैश
प्लस यू, यू दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि पार्टिकल दोनों के लिए सेम है। अब यहां पर देखें हमें सब्ट्रैक्शन लाना है। यहां पर सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, v2 माइनस v1 और यू यू में कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा v2 डैश माइनस v1 डैश। यहां पर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये वाला हिस्सा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहां पर क्या कर लेते हैं हम, यहां पर इस फैक्टर को भी टाइम से डिवाइड कर लेते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टाइम, इसको भी टाइम से डिवाइड कर लेते हैं, v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, टाइम को t डैश लिख लें, फर्क नहीं पड़ता भाई क्योंकि कीमत दोनों में सेम होगी टाइम की। और यहां पर देखें अगर ये टाइम दोनों में सेम है, वैसे भी इस सब्ट्रैक्शन और इस सब्ट्रैक्शन का जो इक्विवेलेंस था पहले तो आपने देख लिया, यहां पर आपने देख लिया कि ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें जो सब्ट्रैक्शन होगी और इसमें जो सब्ट्रैक्शन होगी दोनों का जवाब इक्वल आ रहा है, मतलब ये वाला जवाब और ये वाला जवाब इक्वल है, टाइम भी इक्वल है और ये वाला हिस्सा पीछे आपने देखा एक्सेलरेशन के बराबर है इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, और ये वाला हिस्सा आपने देखा डैश डैश लगा हुआ है, तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस डैश, तो एक्सेलरेशन ए डैश कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस डैश में। मतलब ये कि अगर आप एक्सीलरेशन को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। तो बताइए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए होती है, वेलोसिटी के लिए या एक्सीलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए नहीं होती, क्योंकि एक्सीलरेशन में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो दोनों में जवाब सेम आएगा। यहां पर आपने देखा है ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है कि दोनों में जवाब सेम आ रहा है। मतलब ये कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में से कौन सी क्वांटिटी है जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो अलग जवाब देते हैं, तो जवाब है वो है वेलोसिटी। और यहां पर एक दूसरी बात देखें, आखिरी चीज है वो है फोर्स। अगर मैं आपको कहूं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा कर लें कि इस पॉइंट पर फर्ज कर लें कि फोर्स लग रहा है, तो अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को मालूम करते हैं, एक मालूम करते हैं फोर्स इज इक्वल एम ए इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा एफ डैश एम ए डैश इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे के बराबर ही आएंगे। मतलब ये कि मास तो वैसे भी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होता है, मास एम डैश और एम सेम होगा, एम डैश और एम सेम होगा, ये दोनों एम सेम है, ये दोनों ए सेम है, तो फोर्सेस भी क्या होंगे, सेम। मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप किसी भी चीज पर फोर्स लगा रहे हो और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसी फोर्स को काउंट करोगे तो फोर्सेस की कीमत सेम आएगी, एक्सीलरेशन की कीमत भी सेम आएगी। कौन सी चीज है जो डिफरेंट आएगी, वो है वेलोसिटी। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन gives us different values in two different frame of reference for the velocity, not for the acceleration, not for the force. So force means second law of motion, ये second law of motion है। तो बताइए कौन सा लॉ है जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम रहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और हम ये कहेंगे अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है तो समझ जाना कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होगा। ये एंट्री टेस्ट में एंट्रेंस एग्जाम्स में बार बार सवाल आता है कि कौन सा बेसिक लॉ है फिजिक्स के अंदर मोशन के लिहाज से, तो हम कहेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के लिहाज से सबसे बेसिक लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि यहां से यह बात प्रूव हो गई है कि भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बराबर आ रहा है मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी सही होगा यहां और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी सही होगा। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सीलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक्सीलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन सेम वैल्यूज ले आती है और फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम वैल्यूज ले आती है, वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन सेम वैल्यू नहीं ले आती। थैंक यू।